हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि क्लास में जो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसका एमसीक्यू करेंगे। तो मैं आप लोग के लिए ले आई हूँ एमसीक्यू, स्पेशल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा और ऐसे टाइप का पूछा ही जाएगा। जैसे मैं हार्ड क्वेश्चन नहीं हूँ, वन लाइनर वाला नहीं है, ये घुमाऊ फिराव वाला है, ठीक है। जैसे टॉपिक है विभिन्नता एवं आनुवंशिक विविधता। तो इसमें क्या आ जाएगा जी, पहले तो ये बताओ विभिन्नता मतलब क्या होता है। विभिन्नता मतलब अलग अलग दिखाई देना, जैसे अलग अलग होना, एक जैसे नहीं पाया जाना। जैसे कि अगर दुनिया में सारे लोग एक जैसे दिखाई देंगे तो आवाज़ भी सेम रहेगा, चेहरा भी सेम रहेगा, तो क्या हम लोग किसी को पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए अलग अलग होते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? विभिन्नता। अब आनुवंशिक विविधता क्या है जी? आनुवंशिक विविधता क्या है? जो हमारी पीढ़ी के लक्षण, जो हमारे जीन से उत्पन्न होते हैं, गुणसूत्र से उत्पन्न होते हैं लक्षण, वो नए पीढ़ी में आना, उसी को क्या बोलेंगे? आनुवंशिक विविधता। ठीक है, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तो ठीक इतना समझ आ गया। देखो मैं क्लास में सब चीज़ पढ़ाई हूँ, आज सिर्फ रिवीजन करना है, तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता बिल्कुल ना हो तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा बोल रहे हैं। देखो आनुवंशिक विविधता, पुरानी पीढ़ी जैसे हमारे दादा दादी से कोई लक्षण उत्पन्न होकर हम लोग के में आ जाता है, हमारे पापा के में आएगा, उसके बाद हम लोग के में आ जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे? आनुवंशिक विविधता। अगर ये ना हो तो सबसे अधिक प्रभाव किस में पड़ेगा बोल रहे हैं? वृद्धि दर पर। वृद्धि दर पर नहीं होगा, अनुकूलन क्षमता पर, हाँ अनुकूलन क्षमता पर होगा, और वही श्वसन और पोषण पर नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या आंसर आ जाएगा? अनुकूलन क्षमता। अब अनुकूलन क्षमता क्या होता है? क्या होता है जी? अनुकूलन क्षमता मतलब वो होता है हम लोग किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे कि समझ जाओ हमारी क्लास में कोई बीमारी आ गया, अब हम लोग एक जैसे इम्यूनिटी वाले हैं? नहीं, अलग अलग इम्यूनिटी वाले होते हैं। कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं तो कुछ लोग वीक होते हैं, उसमें बीमारी जल्दी हो जाता है, तो हम लोग उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, अनुकूलन परिस्थिति में ढाल लेते हैं, उसी को अनुकूलन क्षमता बोलते हैं। तो आनुवंशिक विविधता ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अनुकूलन क्षमता। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, आनुवंशिक विभिन्नता मुख्यतः किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सब लोग जानते हो आनुवंशिक विभिन्नता बोलती है मतलब माता और पिता जब मिलेंगे तो बच्चा उत्पन्न होता है, और ये प्रक्रिया कहाँ होता है जी? अर्धसूत्री विभाजन में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आनुवंशिक विविधता उत्पन्न नहीं करती बोल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? क्रॉसिंग ओवर में तो होता है, ठीक है, उत्परिवर्तन में भी होगा, निषेचन में भी होगा। अभी बताई थी निषेचन किसके किसके बीच होता है? मादा और नर के बीच। वही द्विखंडन नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? क्या आ जाएगा बताओ? यही द्विखंडन। ठीक है, जैसे द्विखंडन क्या होता है बताओ तो? कोई बैक्टीरिया को हम लोग दो भागों में बांट दिए तो वो सेम होता है। ठीक है, इसमें कोई नया लक्षण पैदा नहीं होता। ठीक, न जेनेटिक्स पाए जाते हैं न कुछ पाए जाते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन है, यदि दो समान जीनोटाइप वाले पौधे में अलग अलग लक्षण दिखाई दे तो इसका मुख्य कारण क्या होगा बोल रहे हैं। अब आप लोग बताओ, जीनोटाइप मैं बताई थी, बताओ जो जीन समान पाए जाते हैं उसको जीनोटाइप बोलते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं जीन अलग अलग लक्षण दिखाई दे, जीनोटाइप में अलग अलग लक्षण दिखाई दे, तो इसका क्या उदाहरण है? डीएनए की अनुपस्थिति, कोशिका विभाजन रुकना, डीएनए का नष्ट होना? नहीं, इसका आंसर है पर्यावरण। ठीक है, अब पर्यावरण कैसे होगा बच्चों? जैसे कि कई लोग ठंडे जगह में रहते हैं तो वो लोग गोरे हो जाते हैं, वहीं एकदम गर्मी जगह में होते हैं तो काले हो जाते हैं, तो पर्यावरण के कारण होता है। ठीक है, जैसे एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं, एक ही बीज है, एक पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और दूसरे पौधे में नहीं हो रहा है, तो दोनों अलग ग्रो करेंगे। ठीक है, दोनों अलग ग्रो करेंगे, और ये किसके कारण होते हैं? पर्यावरण के कारण होता है। इसी प्रकार हमारे जीनोटाइप तो सेम होंगे, आनुवंशिकता तो सेम होंगे, पर अगर अलग अलग जगह में चले जाएगा तो क्या होगा? पर्यावरण के द्वारा उसका लक्षण अलग हो जाएंगे। ठीक, पांचवा, विविधता विकास के लिए क्यों आवश्यक है? भोजन निर्माण हेतु, अनुकूलन की सहायता हेतु, ऊर्जा उत्पन्न हेतु, कोशिका विभाजन रोकने हेतु। विविधता बोल दिए, फिर से अलग अलग बोल दिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? अनुकूलन में सहायता हेतु। ठीक।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मेंडल के नियम से अब क्वेश्चन है, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ, आप लोग ज़रूर देखना। और हाँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग ज़रूर कर लेना और अपने फ्रेंड लोग के पास शेयर कर देना जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ प्लीज़ सब लोग एक बार देखना और लाइक करना, और कैसे लगा उसको ज़रूर बताना, ठीक है। अब मेंडल के नियम, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों ही चुना? इसको हम लोग क्लास में पढ़े थे, बताओ मटर के पौधे को ही क्यों चुना? फर्स्ट है, इसमें केवल एक गुण था, इसमें स्पष्ट विपरीत लक्षण थे, इसमें डीएनए नहीं था, इसमें निषेचन नहीं होता। ये तो गलत है, इसमें तो निषेचन होता है। ये केवल एक गुण वाले होते हैं? नहीं, एक गुण वाले नहीं होते हैं। और क्या है, डीएनए नहीं पाए जाते। बताओ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए नहीं पाए जाते क्या जी? पाए जाते हैं। इसमें स्पष्ट विपरीत लक्षण होते हैं, जैसे कि हम लोग स्मॉल टी को क्या बोले थे? बौने पौधे। और वही टीटी को क्या बोले थे? लंबा बोले थे। और एक है जो झुर्रीदार पाए जाते हैं। तो अलग अलग लक्षण नहीं पाए जाते, विपरीत लक्षण पाए जाते थे। जैसे कि हम लोग दो बच्चे को, एक को ब्लू कलर को टी शर्ट पहना देते हैं और दूसरे को रेड कलर का, तो वो लोग क्या हो जाएंगे जी? विपरीत लक्षण वाले होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका 7वां में देखो, स्पष्ट विपरीत लक्षण थे। मेंडल का पृथक्करण नियम किस पर आधारित है? किस पर आधारित है बताओ बच्चों, किस पर आधारित है जी? युग्म विकल्पी अलग हो जाते हैं, दूसरा है डीएनए नष्ट हो जाता है, तीसरा है कोशिका मर जाती है, और चौथा है गुणसूत्र समाप्त हो जाते हैं। तो पृथक्करण मतलब अलगाव, तो इसमें क्या आ जाएगा? युग्म विकल्पी अलग हो जाते हैं, ठीक है। मान लो दो भाई एक घर में रहते थे, ठीक है, लेकिन बड़े होकर दोनों अलग अलग शहर में चले गए। वैसे ही हमारे अंदर जो जीन पाए जाते हैं हमारे साथ नहीं रहते, ठीक है, गैमेट्स बनाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथक्करण का नियम चालू होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक संकर लंबे, रुको जी, हाँ, एक संकर लंबे पौधे टी और स्मॉल टी के स्वपरागण पर बौने पौधे की संभावना कितनी होती है? इसको हम लोग क्लास में बनाए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? 75%। कैसे होगा 75%? हम लोग लिए थे पहले तो कैपिटल टी लिए थे, कैपिटल टी डबल, और एक है स्मॉल टी लिए थे, और इधर एक टी लिए थे और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर कराए, तो कितने में लंबा बना जी? 3 में लंबा बनता है, ठीक है। और वहीं बौना पौधा 1 बनता है, तो 3 बन गया, मतलब 75% आएगा इसमें, ठीक। अरे 24% आ गया। अच्छा क्या बोल रहे हैं? बौने पौधे, अच्छा सॉरी, बौने पौधे की संभावना बोल रहे हैं ना, सॉरी, मैं लंबे पौधे का बता दी थी। हाँ चलो, इसमें 25%। सबको समझ आ रहा है बच्चों? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। मेरे को नहीं दिलाना है पेपर, मैं अपने बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो एक लाइक बनता है ना, और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का स्वतंत्र अपघ्यन नियम कब लागू नहीं होता? जब जीन अलग गुणसूत्रों पर हो, जब जीन संलग्न हो, जब अर्धसूत्री विभाजन हो, जब कोशिका विभाजन हो। इसका आंसर क्या है? जब जीन संलग्न हो, ठीक है। गुणसूत्र पर हो ये वाला कोई मैटर नहीं करता। अर्धसूत्री विभाजन में 2 लोग काम करते हैं, ठीक है, मादा और नर, ठीक है। वही कोशिका विभाजन इसमें नहीं होता, ठीक। जीन संलग्न। इसका आगे है, यदि शुद्ध लंबे पौधे को टी से डिनोट करते हैं कैपिटल, और वही शुद्ध बौने पौधे को संकरण करा जाए तो अब पीढ़ी में क्या होगा? टी। तो आप लोग बताओ, सभी लंबे होंगे, सभी बौने होंगे, आधे लंबे होंगे, और 1:1 होगा। तो इसमें क्या होगा जी? सभी लंबे होंगे बोल रहे हैं, सभी लंबे होंगे। जैसे हम लोग टी को दोनों को संकरण कराए जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर, तो क्या बनेंगे? सभी लंबा बनेंगे, ठीक है। सब में टी रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्लास में सब बताई थी जी, ठीक है, आज रिवीजन क्लास है। अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? देखो इसमें फिनोटाइप आ गया। फिनोटाइप में क्या होता है जी? इसमें देखो, इसमें रूप हमें दिखाई देता है, जैसे आकार सेम हो, लंबाई सेम हो, रंग हो, बालों का रंग हो, आंखों का रंग हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? आकृति को। और वहीं जीनोटाइप में क्या देखते हैं? अंदर के भाग, जीन, गुणसूत्र को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनुपात क्या होगा इसका? तो आंसर हम बता ही दिए हैं, ठीक है, 1:1
1, ठीक है, 1.2.1, ठीक। इसका आंसर 12वां है सप्रभाविता का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? सप्रभाविता, फर्स्ट है मटर का रंग, दूसरा है मानव ABO रक्त समूह और वही है तीसरा पौधे की ऊंचाई और एक है त्वचा का रंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? मानव के ABO रक्त समूह। सप्रभाविता किसे बोलते हैं बताओ? इसका मतलब होता है जब किसी जीव में दोनों जीन समान रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है, और कोई भी दूसरे को दबाता नहीं है, मतलब उसको मिटाता नहीं है। जैसे कि एक A रक्त समूह क्या होगा? अपना जीन को प्रभाव दिखाएगा और वही B भी दिखाएगा और O भी दिखाता है, तो ABO रक्त समूह आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आंसर आ जाएगा? B, AB रक्त समूह। वैसे यदि लाल और सफ़ेद फूल वाले पौधे में संकरण से गुलाबी फूल प्राप्त हो तो यह किस प्रकार का होता है? बताओ, इसमें क्या आ जाएगा जी? इसमें क्या आ जाएगा? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अगर दो अलग अलग लक्षण वाले होते हैं और तीसरे में भी अलग लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो इसको अपूर्ण प्रभाविता बोले थे, ठीक। AB रक्त समूह किस प्रकार के वंशगति को दर्शाता है? अभी बताई थी, बताओ। सप्रभाविता को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मेंडल के नियमों का प्रमुख अपवाद कौन है? अपवाद बोल दिए, इसमें क्या आएगा? सहलग्नता, दूसरा है श्वसन, तीसरा है पोषण और चौथा है प्रकाश संश्लेषण। मेंडल के नियमों का अपवाद बोल दिए। अपवाद अभी हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? विभिन्नता, आनुवांशिकता। तो क्या आंसर आ जाएगा? A, सहलग्नता। वही श्वसन क्या करता है? ऊर्जा देता है और भोजन भी क्या करता है जी? हमें ऊर्जा देता है और प्रकाश संश्लेषण भी पौधे को ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक। इसमें सहलग्नता आंसर आ जाएगा। अब जीन की वंशगति में आ जाते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने दिया? कौन दिया जी? एक शब्द में बोलते हैं इसको, जोहानसन ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया? जोहानसन ने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई लक्षण X गुणसूत्र द्वारा नियंत्रित हो तो वह कहलाता है स्वतः लक्षण, लिंग संलग्न लक्षण, प्रभावी लक्षण और चौथा है अप्रभावी लक्षण। इसको सब अपने आप में बना के बताओ। इसमें आंसर क्या आ जाएगा? X गुणसूत्र दे दिए तो मतलब समझ जाना, और X Y से क्या बनता है और X से क्या बनता है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो प्रूफ दो जी, ठीक है, पढ़ रहे हो या नहीं? चलो दो। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ठीक है। लिंग संलग्न, ठीक है, लिंग संलग्न लक्षण। लिंग का निर्धारण कैसे होता है? X से। अब मैं नहीं बताऊंगी उसको, आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया किस प्रकार की वंशगति दर्शाता है? हीमोफीलिया बोलती है मतलब रक्त के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या दर्शाएगा जी? फर्स्ट है Y संलग्न, दूसरा है स्वायत्त प्रभावी, तीसरा है X संलग्न अप्रभावी और चौथा है सप्रभाविता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? X संलग्न अप्रभावी, ठीक है, हीमोफीलिया। इसको याद रखना। लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचा है। 19, पुरुषों में रंगतता, सॉरी बच्चों, फिर से एक बार। पुरुषों में रंगतता महिलाओं की अपेक्षा अधिक क्यों पाई जाती है? देखो, पुरुषों में पूछ रहे हैं, ठीक है, महिलाओं की अपेक्षा अधिक पाए जा रहे हैं पुरुषों के बारे में। तो पुरुषों में 2 X गुणसूत्र होते हैं, क्या ये सही है? 2 X गुणसूत्र नहीं, 2 X गुणसूत्र नहीं पाए जाते। पुरुषों में केवल 1 X गुणसूत्र पाए जाते हैं, हाँ ये सही है। महिलाओं में Y गुणसूत्र नहीं होता, हाँ महिलाओं में उत्परिवर्तन नहीं होता, होता है, ठीक है। इसमें क्या आंसर आ जाएगा? पुरुषों के बारे में पूछ रहे हैं तो पुरुषों में केवल 1 X गुणसूत्र होते हैं, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है, B होगा। यदि, लास्ट क्वेश्चन है, यदि माता वाहक हो तथा पिता सामान्य हो तो पुत्र में रोग आने की संभावना कितनी होगा? देखो, वाहक कोई भी बीमारी वाहक बोलते हैं जो भेजने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? माता है वाहक और पिता सामान्य है। ये देखो ऑप्शन दिए गए हैं XH और स्मॉल x, और वही पिता में दिए गए हैं XH और Y दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? पुत्र के रोग आने की संभावना बोल रहे हैं, इसमें 50% आएगा, मतलब बराबर बराबर भागों में होगा। एक तो रोग आएगा, संभावना है, एक तो नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 50%। तो आप लोग को कैसा लगा ये क्वेश्चन? मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे घुमा फिरा के। प्लीज़ बच्चों, आप लोग कमेंट करके मेरे को बताओ कि कैसा लगा, और हाँ, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, और जो नहीं देखे हैं उसके पास भेज देना, ठीक है, शेयर जरूर करना प्लीज़ प्लीज़। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग मेरा साथ तो दोगे ही, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, गुड नाइट, बाय। और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ना, ठीक, बाय।